जो लास्ट क्लास में करवाया था थोड़ा सा उसी से ही स्टार्ट करते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल चल रहे थे जिसमें एटम्स केवल कॉर्नर्स पे होते हैं, और प्रिमिटिव में हमने एक यूनिट सेल देखा था, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक के अंदर क्या था, मेरे पास एक क्यूब बना था, मेरे पास एक सिंपल क्यूबिक में क्यूब बना था, क्यूब, राइट। और इस क्यूब में एटम्स केवल और केवल कहां पर थे, सिर्फ और सिर्फ कहां पर थे, कॉर्नर्स पे थे। और कॉर्नर वाले एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना था, बहुत टाइम लगा के बताई थी मैंने ये वाली बात, 8 × 1/8। 8 × 1/8। इसको तो इस यहाँ पे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कॉर्नर वाला अगर मैं एटम कंसीडर करता हूँ, कॉर्नर वाला एटम, तो वो कितने और क्यूब्स में जा रहा है, वो 8 और क्यूब्स में जा रहा है। देखो एक क्यूब यहाँ पे होगा, ठीक है, एक क्यूब पीछे होगा, एक क्यूब इधर होगा, तो ये 4 हो गए, ऐसे 4 हो गए, और 4 ऊपर भी थे। अगर आपको प्रीवियस इमेज थोड़ा सा याद रह गई हो तो, बाकी आपको इमेज नहीं बनानी है। नंबर ऑफ एटम्स को मैं z से रिप्रेजेंट करूंगा, z से, तो z कितना है इसमें 1। ये कैसे आया था, हमने इसका कंट्रीब्यूशन क्या माना था कि एक एटम कितने में शेयर्ड होता है, 8 में शेयर्ड होता है, 8 में शेयर्ड होता है एक एटम 8 क्यूब्स में। और ऐसे कितने एटम्स हैं जो कॉर्नर्स पे पड़े हैं, बोलो यार, 8। तो 8 से 8 कैंसिल होके ये आ गया था आप लोगों का 1। आपको ये बात समझ में आ रही है, आ रही है सर बात? एक भी एटम अगर कम हो जाता है तो 1/8 कंट्रीब्यूशन तो सेम रहेगा ना। हाँ हाँ, एटम अगर, सुनो, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं ये चीज बताऊंगा जो काव्य ने बोली है। काव्य ने क्या कहा है सुन लो। काव्य कहता है कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में कहता है कॉर्नर्स पे एटम्स पड़े थे 8, अब उनमें से 2 हटा दिए, अगर 2 हटा दिए तो कितने बच गए एटम्स, 6। पर अभी भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है क्योंकि वो पड़े तो कॉर्नर पे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बीच बीच में से, मैं तुमको बताऊंगा। तो अभी हम स्टिक टू द बेसिक्स रहते हैं। एक बात और देख लो, अगर ये क्यूब है और हमने सिंपल क्यूबिक सेल की बात करी हुई है, तो अगर मैं फेस उठा लूं ये वाले, ठीक है, अगर मैं एक फेस पे एटम्स बनाऊं, तो ये एटम्स कुछ इस तरीके से होते हैं, ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। मतलब आप अगर इसकी फोटो को जूम करोगे तो ये जो दोनों एटम है, ये वाले दो, ये आपस में टच कर रहे होंगे। तो ये पिक्चर इसलिए बनाई जाती है कि आपको थोड़ा सा समझ में आसानी से आ जाए। बट अगर जूम करोगे, इसको जूम करोगे, तो ये दोनों आपस में टच कर रहे होंगे। अब इससे होगा क्या, मैं क्यों बता रहा हूँ, आधा आधा होता है बाहर, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये आधा होता है बाहर और आधा होता है अंदर। तो ये जो रेडियस है ना आप लोगों का, ये जो रेडियस है, तो ये हो जाएगा r, समझ रहे हो ना। मतलब अगर आपको रिलेशन निकालना है क्यूब की साइड में, क्यूब की एज में, क्यूब की एज होती है a, क्यूब की एज क्या होती है, a होती है। और उस पे कितने रेडियस आ रहे हैं, एक आर ये आ रहा है और एक आर ये आ रहा है, क्योंकि ये आधा उस साइड से बाहर है और आधा इस साइड से बाहर है, आधा आधा ही अंदर है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो a इज इक्वल टू 2r का रिलेशन, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ये रिलेशन अभी बहुत काम आने वाला है। जी सर। यस सर, आ गया सर। किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। मैंने अभी 2 चीज बताई है, मैंने आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने सिखाए हैं एक बात, और a और r में रिलेशन बताया है, दैट इज a इज इक्वल टू 2r फॉर सिंपल क्यूबिक सेल। फॉर सिंपल क्यूबिक सेल a इज इक्वल टू 2r। फोन आ गया, 1 सेकंड होल्ड करना। तुमको आवाज सुनाई देती है क्या इस फोन की? यस सर, देती है। यस सर। सर भाई मतलब बहुत तेज लोग हैं, फ्लाइट मोड पे कर दो तो फोन कर देते हैं व्हाट्सएप पे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये फोन अब देखते हैं, बार बार ना बजे बस। देखो भाई, a इज इक्वल टू 2r, राइट, a इज इक्वल टू 2r, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अपने पास एक चीज आएगी, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ टचिंग एटम्स। कोऑर्डिनेशन नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है नंबर ऑफ टचिंग एटम्स, ठीक है। तो आपको ये बताना है, कि एक एटम को पकड़ लिया हमने, ये वाला मान लीजिए, इस एटम को हमने पकड़ लिया,
इसको कितने एटम्स टच कर रहे हैं इसमें, आपको ये बताना है। और जितने दो। एटम्स टच करेंगे वो होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो दो तो दिख गए, दो कौन कौन से दिख गए? 3 होंगे सर, 3। एक तो ये दिख गया, और एक दूसरे वाला कॉर्नर वाला। राइट। एक तो तुम्हें ये दिख गया, ये वाला। एक तुम्हें ये दिख गया और एक तुम्हें ये दिख गया। क्या 3 दिख गए डायरेक्ट? यस। इस ब्लैक गए वाले सर। एटम को 3 एटम्स टच कर रहे हैं, यस सर। कर रहे हैं। अब सुनना, जरा ध्यान से सुनना, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। देखो फिर से बताना एक बारी। फिर से बता देते हैं। देख, हम एक अलग ही टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होता है हमें एटम्स के लिए। अब एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर होगा उस एटम को जितने एटम्स डायरेक्टली टच कर रहे होंगे। मतलब मैंने अगर जूम इन किया था इस एटम को तो ये वाला कॉर्नर वाला एटम टच कर रहा था, राइट? तो ये Yes, सारे sir. एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हमें बताना है कितने टच कर रहे हैं। देखो आप क्या करोगे, इस क्यूब को थोड़ा सा इधर खींचोगे, यहाँ भी तो क्यूब था, यस और नो? यस सर। और इसके पीछे भी तो क्यूब था, यस और नो? यस सर। और इसके ऊपर भी तो क्यूब था। पहले Yes, तो ये sir. बताओ, आपको ये बात समझ में आती है? अगर आपको ये बात समझ में आती है Yes, तो sir. ये बात अब समझ में आनी चाहिए कि एक क्यूब के अंदर अगर साइडों में क्यूब निकल रहे हैं, आपको मालूम ही है ये बात, तो इसको 3 और टच कर रहे होंगे। अगर ये टच कर रहा है तो इधर वाले क्यूब का ये एटम भी टच कर रहा होगा। 6 होगा टोटल। अगर ये टच कर रहा है तो पीछे वाले क्यूब का ये एटम भी टच कर रहा होगा। अगर आपने कहा इसको ये वाला कॉर्नर टच कर रहा था तो आप बोलोगे ऊपर वाला कॉर्नर भी टच करेगा। तो नंबर ऑफ टचिंग एटम्स अब कितने आपको फोटो में नजर आ रहे हैं ये बता दो। 6 नजर आ रहे हैं? 6 नजर आ रहे हैं? यस सर। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर को एक और नाम से भी जानते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर को एक और नाम से भी जानते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर को जानते हैं हम लोग नियरेस्ट नेबर के नाम से। नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर होता है पड़ोसी, ठीक है? तो आपने बताया सर इस एटम को 6 एटम्स डायरेक्टली टच कर रहे थे, तो मैं कहूंगा इसके कितने पड़ोसी हैं? इसके 6 पड़ोसी हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इसका 6 था तो इसका नियरेस्ट नेबर एक ही बात है, 6 ही होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर और नियरेस्ट नेबर एक ही बात है, ठीक है? तो नियरेस्ट नेबर तो 6 है। एक होता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और एक होता है नियरेस्ट नेबर, ठीक है? दो टर्मिनोलॉजीज हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर हो या नियरेस्ट नेबर हो एक ही बात है। एक होता है, कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं किसी किसी अच्छे एग्जाम में कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो पहला नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या है? पहला नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है ए कि इस एटम से ये वाला एटम कितनी दूरी पर है? हम बोलेंगे ए दूरी पर है। मतलब हम सेंटर से सेंटर देखते हैं, इस एटम के सेंटर से इस एटम का सेंटर कितनी दूरी पर है? ए दूरी पर है, ए डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर है। तो डिस्टेंस हो गया ए, और ए डिस्टेंस पर कितने एटम्स टच करते हैं? 6। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर हो गया 6 और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हो गया ए। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, यस और नो? यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं नियरेस्ट नेबर को एन भी लिख सकते हैं हम लोग, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपसे पूछूंगा दूसरी चीज, ठीक है? नियरेस्ट नेबर को एन भी लिख सकते हैं या फिर इसको लिखने का तरीका n² भी होता है। तो अगर आप किसी पेपर में देखो आपसे पूछे कि एन पूछ रहा है, वो n² पूछ रहा है, इसका मतलब नियरेस्ट नेबर ही पूछ रहा है, ठीक है? बस लिखने का तरीका है, कंफ्यूज मत हो जाना गलती से भी, बात एक ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर मांग रहा है। अब अगर उसने आपसे पूछा नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, या एक काम सर 2 हो जाएगा। रुक जाओ, एक ही नेक्स्ट आएगा सर। एक ही नेक्स्ट आएगा अभी। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ठीक है? तो इसका डिस्टेंस कितना है नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का? अगला पड़ोसी कौन होगा इसका? अगला पड़ोसी कौन होगा भाई? इनको मत गिनना आप, ए डिस्टेंस वाले तो हो चुके हैं। अगला पड़ोसी कौन होगा? अगला पड़ोसी कौन होगा? देखो मैं बताता हूँ आपको। 3/2 ए।
गलत, इधर देखो, ये √2a पर है। यस सर। एक घंटी बार बार बज गई, मेरे फोन में बज रही यार, ये क्या है भाई, सब इतने पंगे हैं। पढ़ तो इनको। चलो भाई देखना जरा, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा हमारा √2a पर। दो है हमारे पास, एक तो ये दूरी पर है और एक ये Yes, दूरी sir. पर है। ये दूरी कितनी है? √2a। √2a ये दूरी कितनी है? √3a। √3a। तो ये हो जाएगी √2a बेटा जी पहली। मतलब अगर आप नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस पूछोगे तो मैं आपको कहूंगा अगला जो पड़ोसी होगा वो √2a पे होगा, ठीक है। अब आइडियली ये टच नहीं कर रहे होते हैं, फेस वाले आइडियली टच नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। पर हम पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। समझ में आ रही है? आइडियली होता तो नंबर ऑफ टचिंग एटम है, ठीक है। अगर करते वो दूर वाले टच तो क्या होते? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि आप अगर एटम देखोगे तो एटम पूरा पूरा एनक्लोज्ड होता है। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे अगर आप इस फोटो को देख पा रहे हो, इस फोटो को थोड़ा इधर ले आते हैं। अगर आप इस फोटो को देख पा रहे हो तो एटम्स कुछ ना इस तरीके से होते हैं। अब ये सिंपल सेल नहीं है, मतलब ये सिंपल वाला नहीं है, मतलब ये तो दूसरा है। बट आप देखो एटम्स कुछ इस तरीके से होते हैं, एनक्लोज्ड होते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है। तो टच कर रहे होते हैं वो बेसिकली इस तरीके से। अब सिंपल में अगर मैं ये डिस्टेंस पूछूंगा, ये डिस्टेंस पूछूंगा तो डिस्टेंस आपको समझ में आ गया, √2a है और √3a है। अभी मैं आपको यहाँ पे जो आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर वो नहीं बता रहा, मैं नेक्स्ट पहले समझाऊंगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट समझाऊंगा, फिर मैं वापस इस पे आऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी 2 बॉक्स छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक नंबर लिखवाऊंगा, पर मैं पहले आपको अगला टॉपिक समझाऊंगा, उसके बाद मैं ये वाला नंबर आपको लिखवाऊंगा। समझ में आ रही है? तो अभी हम लोगों ने एक ही चीज सीखी है यहाँ से, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। पहला नियरेस्ट नेबर ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। उसमें हमको 2 बातें जाननी है। 2 बातें ये जाननी है कि डिस्टेंस क्या है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। डिस्टेंस अलग चीज है, कोऑर्डिनेशन नंबर अलग चीज है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? फॉर बोर्ड्स, फॉर सीबीएसई आप सिर्फ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर करोगे, और फॉर अनदर एग्जाम्स आप सेकंड और थर्ड वाला आइडिया लगाओगे, रेयर चांस है कि आ जाए। समझ में आ रही है? पर फॉर बोर्ड्स पहला जरूरी है, तो पहला सबको करना है। कहीं कोई सोचे कि नहीं करना है, बोर्ड में नहीं है, यहाँ नहीं कराया वहां नहीं कराया, ठीक है। तो पहला सबको करना है। अब देखो ध्यान से, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। इसके बाद अपने पास एक नई टर्म आएगी, ठीक है। नई टर्म आएगी जिसको कहेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी नई टर्म आएगी, नई टर्म को हम लोग कहेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। 2 लोगों का एग्जिट हो गया है क्या? चलो कोई बात नहीं। देखो नेक्स्ट टर्म आएगी, नेक्स्ट टर्म को कहेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो परसेंटेज में होती है, राइट। परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली आप लोगों के पास Z इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है Z इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास सिंपल क्यूबिक है, अगर आपके पास सिंपल क्यूबिक सेल है तो आप क्या करोगे, इसमें आपको बताना है कि कितना एटम्स ने इस क्यूब का पोर्शन परसेंटेज वाइज कवर कर रखा है। दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, इस एटम्स ने जो कॉर्नर्स पे बैठे हैं क्यूब का कितना पोर्शन कवर कर रखा है, दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम्स, कितने एटम्स हैं इसके अंदर, वो Z होता है। सिंपल क्यूबिक सेल में Z कितना था? 1, एक ही एटम था। 1 एटम को स्फीयर मानते हैं हम लोग, स्फीयर। तो इसको कहेंगे 4/3 πr³। इसको मल्टीप्लाई 100 भी करना है क्योंकि मैंने आगे परसेंटेज जोड़ दिया, ठीक है। चलो
डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्यूब है और एज को ए मैं क्यूब ए मानता हूँ, एज को मैं ए मानता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ए क्यूब इंटू मैं क्या कर दूंगा 100। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी? यस सर। कैसे आएगी Yes, sir. परसेंटेज? यहाँ पे दो ए डिफरेंट इक्वल्स टू वेरिएबल्स अंडर हैं, रूट 2r। ये देखो दो वेरिएबल नहीं कैंसिल नहीं सर होंगे, वो नहीं। तो आपको एक रिलेशन यूज करना है a इज इक्वल टू 2r वाला, टू 2r हाँ वाला 2r। राइट। तो a कितना निकाला था हमने पीछे से 2r, 2r अब यहाँ पे 2r का होल क्यूब 8r करोगे आप क्यूब लोग, राइट। तो 8r मैं क्यूब पहली बार कर रहा हूँ तो दोबारा लिख देता हूँ 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय 2r डाल दिया हम लोगों ने, तो ये बन गया 8r क्यूब इंटू क्या कर दिया 100। r क्यूब से r क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल। तो आपकी आ जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? और कितनी Yes, आएगी sir. पैकिंग एफिशिएंसी बताओ जरा, छापो जरा जल्दी करो। सर 52%। देखो 52.35 एग्जैक्ट होती है और 52.4 लिखते होते हैं हम, वैसे 35 कुछ होती है, निकाल के देखना कैलकुलेटर से तो आएगी, ठीक है। और अपन इसको 52.4 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है राउंड ऑफ करके। गॉट इट? पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल यूनिट सेल इज 52.4%। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि आप में से अगर किसी ने कोई निकालने बैठा था, या तो उसने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया होगा खुद अगर निकालने बैठे थे तो टाइम लगेगा। अब टाइम क्यों लगाना जब एक चीज का वैल्यू फिक्स है, तो टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट नंबर याद रखो, ज्यादा चीजों की पैकिंग एफिशिएंसी नहीं याद रखनी है। बोर्ड्स के लिए 3 ही पैकिंग एफिशिएंसी याद रखनी है, और अगर थोड़ा सा और मैं करवाऊंगा उसकी याद करने बैठोगे तो 3-4 और भी हैं, ठीक है। दैट्स इट। तो 5-6 नंबर तो हम याद रख ही सकते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट याद रखोगे 52.4। मेरा पॉइंट ये है कहने का, कोई इसको निकालने नहीं बैठेगा तो आप इस वैल्यू को रटोगे, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करना भारी पड़ेगा इसमें, और एक चीज फिक्स है उसकी कैलकुलेशन क्यों करनी। इसी के अंदर से एक छोटा सा क्वेश्चन निकलेगा एम्प्टी स्पेस का, ठीक है। एम्प्टी स्पेस कितना होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस क्या करोगे? 100 में से माइनस 100 में से 40 राइट, 52.4 को माइनस 47 पॉइंट कुछ आ जाएगा, है ना। 47.6 47.6% ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एम्प्टी स्पेस का। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं वैसे तो, बट अगर इनडायरेक्ट पूछना होता है तो वो कुछ नहीं करवाते, बस एम्प्टी स्पेस पूछ लेते हैं आपसे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एम्प्टी स्पेस कितना होगा, तो आपको बताना होता है। क्या आप ये सारी बातें बता दोगे? सिंपल क्यूबिक सेल का Z, A और R का रिलेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, नियरेस्ट नेबर क्या होता है, सब कुछ बता दोगे? कोई प्रॉब्लम है? किसी भी बच्चे को किसी भी चीज में प्रॉब्लम है? मैंने 4 बातें बताई हैं आपको अभी अलग अलग। किसी भी बच्चे को किसी भी चीज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लेना, वरना मैं मान के चल रहा हूँ नो सर, आपको समझ में आ रही है, पूरी आ रही है। पूरी आ रही है। ऑल राइट, ये साथ साथ नोट कर लिया, बढ़ जाऊं आगे? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो देखो अगला करते हैं हम लोग। अब मैंने आपको बताया था प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं। तो प्रिमिटिव तो एक ही होता है खाली, सिंपल यूनिट सेल, बाकी सारे के सारे नॉन प्रिमिटिव होते हैं भाई। तो हम लोग बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव में सबसे पहले की, जिसका नाम होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसको बोलते हैं प्यार से FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल तो हमने ये क्यूब मान रखा है, और क्यूब के अंदर
फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो गया। ये कहने का मतलब ये है, ये बात आपको याद रखनी है कि कभी भी एफसीसी वर्ड आ गया अगर, तो आप एक बात याद रखोगे कि एटम्स कॉर्नर पे हैं, कॉर्नर पे एटम पड़े हुए हैं भाई, कॉर्नर पे एटम पड़े हुए हैं भाई, और फेस के सेंटर पे पड़े हुए हैं, बिल्कुल समझ रहे हो। ये फेस का सेंटर, इस पे एटम है, दो फेस के सेंटर, ये आगे वाला है और एक वो पीछे वाला है। एक इस साइड वाला फेस का सेंटर है, एक इस साइड वाला फेस का सेंटर है, और एक नीचे वाला फेस का सेंटर है। क्या आपको 6 फेस के सेंटर दिख गए जिसपे एटम पड़ा हुआ है? दिख गए सर। सबसे Yes, पहली sir, दिख रहे चीज, हैं। सबसे पहला काम होता है नंबर ऑफ एटम्स निकालना, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कॉर्नर वाले एटम्स का कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? क्या लग रहा है आपको? सेम रहेगा। सेम सेम ही रहेगा। रहेगा सर। रहेगा। सेम रहेगा। कॉर्नर वाले एटम्स का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम रहेगा। तो वो हम करेंगे 8 इंटू 1/8 से। 8 इंटू 1/8, 8 इंटू 1/8 समझ में आ गई है ना आपको? यस सर। प्लस यस। प्लस करोगे, आप प्लस करोगे क्योंकि सेंटर में एटम है। आप एक बात बताओ, इस क्यूब के ऊपर एक क्यूब है ना, आपको मालूम है ना, इस क्यूब के ऊपर एक क्यूब है। यस सर। तो सेंटर वाला एटम केवल ऊपर वाले क्यूब में और केवल इस क्यूब में जिसमें आप काउंट कर रहे हो, दो क्यूब्स में शेयर्ड है, यस और नो? हाफ में डिवाइड होगा। तो हाफ में डिवाइड होगा। आप अपने घर की छत पे जो पंखा चल रहा है, इस पंखे को ही मान लो कि एक एटम है स्फेरिकल शेप में, तो ये एक आपके कमरे में है और एक ऊपर वाले कमरे में होगा। पंखे की जगह अगर आप एक एटम मान लोगे तो वो एटम आपके कमरे में होगा और ऊपर वाले कमरे में होगा। तो एटम का कंट्रीब्यूशन इज 1/2। किसी को डाउट है तो पूछना। एक एटम का कंट्रीब्यूशन जो फेस के सेंटर पे है वो दो हिस्सों में शेयर हो रहा है, एक ऊपर वाले घर में जा रहा है, एक नीचे वाले घर में जा रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस, राइट। तो फेस के सेंटर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2, 1/2, इंटू राइट। छवि एग्जिट हो गई थी क्या? छवि वापस आ गई है क्या? बीच में आई है, थोड़ा सा सुनता जाए। हाँ जी सर, एग्जिट हो गई। एग्जिट हो गए थे। चलो सुनो, एक बारी छवि के लिए रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा। छवि देखो, हम लोग ना Z निकाल रहे हैं और Z होता है नंबर ऑफ एटम्स। इस बार हमने एक नया सिस्टम माना है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, क्यूब के अंदर एटम्स कॉर्नर्स पे हैं और फेस के सेंटर पे हैं, ठीक है? फेस के सेंटर पे हैं। तो ये फेस के सेंटर वाला एटम दो क्यूब्स में शेयर होगा, एक ऊपर वाले में और एक नीचे वाले में। ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? आप नहीं करना है छवि अभी, बाकी सब समझ चुके हैं, वो रिपीट कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, तो उस एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 हो गया। और ऐसे कितने एटम्स छवि दिख रहे हैं जो फेस के सेंटर पे हैं? बताओ, फेसेस कितने हैं क्यूब के? फेसेस कितने होते हैं क्यूब के? 6 फेस होते हैं। 6 होते हैं। 6 होते हैं, राइट। और सबके सेंटर पे एटम है। तो 6 ही सेंटर होंगे। हाँ, 6 ही सेंटर होंगे, तो 6 इंटू 1/2 कर देंगे, राइट। और 8 इंटू 1/8 आपको पिछली क्लास में या हाँ थोड़ी जी। देर पहले मैंने बताया था, समझ में आ गया होगा कॉर्नर्स वालों का। सो दिस बिकम्स टोटल ऑफ हाँ जी। 4। हाँ जी। ये 4 बन गया, तो Z 4 है। सबको समझ में आ गया? यस और नो? यस। यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं एक फेस उठा रहा हूँ, अब मैं इसमें से एक फेस, ये वाला पूरा उठा रहा हूँ, ये पूरा फेस उठा रहा हूँ और इसको इस तरीके से बना रहा हूँ खाली, ठीक है? और इस पे एटम्स बना रहा हूँ। तो एक रहा ये एटम मेरा, एक एटम मेरा कॉर्नर वाला ये रहा। मैंने सिर्फ एक ही फेस उठाया है और एक ये सेंटर पे है, और ये तीनों ना बराबर हैं, चाहे आपको फोटो में ना लग रहे हो, पर ये तीनों एग्जैक्टली सेम स्फीयर हैं, ठीक है? तो अब आप क्या देखते हो? अब आपको मालूम है, अब आपको मालूम है एक बात, पहले से मैं बता देता हूँ क्या मालूम है कि रेडियस सेम होगा। ये जो डिस्टेंस था ये कितना था? ये √2a था। क्या आपको मालूम है? √2a। यस सर। और ये 4R भी है। अगर ये साइड A थी, अगर ये साइड A थी, ठीक है, अगर ये साइड आपकी A थी तो फेस आपका √2a हो जाएगा, फेस वाला डिस्टेंस। और सुन लो, रेडियस निकाल लो, ये एक रेडियस R,
इसका एक रेडियस r 4R हो गया। और 4R आधा हो बार गया। है, 4r हो गया बिल्कुल, और इसके दोनों रेडियस अंदर ही हैं, तो कितने रेडियस अंदर हैं? 4, तो 4r हो गया। तो √2a इज इक्वल टू 4r, a इज इक्वल टू 2√2r। क्या आपको ये याद रह जाएगा? यस क्या आपको ये याद Yes, रह sir. जाएगा? ये किसके लिए है? फॉर FCC, दिस रिलेशन इज ओनली फॉर FCC, राइट? FC इसके बाद हमने एक टर्मिनोलॉजी निकाली थी छवि अभी पीछे, जिसको हमने बोला था पैकिंग एफिशिएंसी। और पैकिंग एफिशिएंसी आपको ये बताती है कि आपके जितने भी एटम्स हैं इस क्यूब के अंदर, उस क्यूब का कितना परसेंटेज आपका एक्वायर कर रखा है उन एटम्स ने। तो इसको निकालने का एक 52.4 फॉर्मूला बताया था, Z नंबर ऑफ एटम्स जितने भी हैं इसमें इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। ठीक है ना? अगर आप एक एटम के वॉल्यूम को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारे एटम्स का वॉल्यूम हो जाएगा। तो पहला यही है। और परसेंटेज कैसे निकालते हैं? टोटल वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, राइट? सभी ये भी आपका पोर्शन छूट गया था मुझे लगता है पैकिंग एफिशिएंसी का, है ना? हाँ जी सर। हाँ ठीक है, तो आपने बताना है। एक दो लोगों का छूटा था जहां तक मुझे याद है, एक अंशुल ने लेट एंट्री मारी थी, बीच में से आउट हो गया था, और एक छवि आउट हो गई थी, राइट? तो तुम दोनों से ही रहेगा मेरा ये परसेंटेज, बाकी सब तो समझ चुके हैं। तो क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको पैकिंग एफिशिएंसी का, अंशुल एंड छवि? यस सर। यस। कितना तो गया सर। कितना पोर्शन एटम ने क्यूब का एक्वायर कर रखा है? Z कितना है बोलो भाई सब लोग? 4। वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना होता है? 4/3 पाई क्यूब। पाई आर क्यूब। यूनिट सेल क्या है आपका? क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो गया? A क्यूब। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R? A is equals to 2R। A is equal to 2√2R, राइट? A is equal to 2√2R। तो अब आप क्या करोगे? 2√2R को A की जगह डाल दोगे। मतलब मैं अगर आपसे ये काम यहाँ पे आगे कर दें हम नीचे ही, तो हम लोग क्या करेंगे इसके बाद? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब 2√2 का होल क्यूब इंटू आर क्यूब, राइट? इंटू 100, यही निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। और आर क्यूब से आर क्यूब क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 74%। 74% आएगा आंसर। ये बात आप याद रखोगे, ये वैल्यू को निकालने की जरूरत नहीं है, सर वेस्ट करना है। बोलो बेटा जी, बोलो। अंशुल बोल सर बेटा। फॉर्मूला तो समझ में आ गया, लेकिन ठीक है। ये होता क्या है वैसे पैकिंग एफिशिएंसी? पैकिंग एफिशिएंसी नाम से क्या लग रहा है तेरे को कि कितने एटम्स पैक्ड हैं क्यूब के अंदर, एटम्स ने कितना परसेंटेज क्यूब का एक्वायर कर रखा है इन परसेंटेज, उसको कहते हैं ठीक है पैकिंग सर। एफिशिएंसी। ठीक है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला था, फॉर्मूले में जो जो डाला है वो समझ में आ गया अंशुल? आ गया सर। आ गया। आंसर याद हो गया? 74% है। यस सर। याद हो गया। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक आपसे, आप ही बताओगे मुझे इसका आंसर, ठीक है? मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। आपने बताना है मुझे इसका आंसर कि मेरे पास अगर ये मान लो क्यूब है और क्यूब में FCC माना है, तो एटम्स कहाँ कहाँ पे हैं? एक तो कॉर्नर्स पे हैं और एक कहाँ पे होंगे? फेस के सेंटर पे होंगे, राइट? तो आप अभी एज्यूम करो कि ये फेस का सेंटर ये रहा, ठीक है? बाकी नहीं बना रहा, बाकी आप एज्यूम करो। मेरा आपसे सवाल है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर को और क्या कहते हैं? नियरेस्ट नेबर को NN कहते हैं, राइट? NN। और यहाँ पे अपन लोग लिख देते हैं डिस्टेंस, राइट? सर 8 होगा इसका। सुन, कोऑर्डिनेशन, रुक जाओ। कोऑर्डिनेशन नंबर केवल कॉर्नर वाले का ही निकालना, ठीक है? मतलब कॉर्नर से ही देखना ताकि आपको सारे समझ में आ जाए। अब आप बताओ, ये ब्लैक वाला ये जो एटम है, इसको कितने एटम्स टच कर रहे होंगे? और सबसे पहला इधर तो 4 कर रहे हैं।
सबसे पहले डिस्टेंस देखा करो। मैं आपको बताता हूँ, दो डिस्टेंस है, एक तो a दूरी पर है और एक देखो कितनी दूरी पर है। ये एटम कॉर्नर पे बैठा, ये एटम बीच में टच कर रहा है इसको, Yes, और ये sir. फिर कॉर्नर पे, और निकाल इसके लिए रहे हो। तो ये पूरी दूरी कितनी थी, ये यहां से 4R. सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी थी? 2R 2R हो गई. 2R होगी। √2 a मूर्ख कहीं के। सुनो सर मेरी बात, आर थी। मैं बताता हूँ, रुक जाओ। आर की टर्म्स में मत बताओ, डिस्टेंस देख रहे हैं, ए की टर्म्स में बताना, ए की टर्म्स में, ठीक है? एटम से एटम की दूरी ए की टर्म्स में बताओगे। √2a अभी भी जिसको √2a दिख रही है उसको √2a/2 √2a/2 पूरी बता रहे हैं ना सर हम तो। अच्छा चलो ठीक है, √2a/2 अभी समझ A में by आया? √2 हो गया. A by √2 सर. अच्छा a/√2 बताया था तुमने, मेरे को √2a सुन नहीं अभी बताया है। अभी बताया सर, पहले कौन बता रहा था आपको? अच्छा चलो ठीक है ठीक है, सुनो मेरी बात जरा। ऐसा है कि क्या आपको ये समझ में आ गया कि ये √2a/2 दूरी पर होता है? Yes, sir. राइट, यस सर। ठीक है। अब सुनो आ गया मेरी सर। बात, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात आज की, कि आप मुझे बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। मजा आ जाएगा आपको ये सॉल्व करके। 9 है क्या सर? 9 तो ये तो कोई तुक्का मारा है, किस कुछ स्कीम बनाई है? कितने एटम्स, ये कितने टच सर करेगा यार, directly? छह Distance में तो- मतलब. सर 6 तो पहले से ही थे, बाकी अगर फेस सेंटर का भी मिला है तो 3। 6 पहले से थे। तुझे ये पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? उस टाइम पे था तू जब कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था तो अरे सही। सर ये तो पता है, सर पता है सर। कोऑर्डिनेशन वो तो टोटल नंबर ऑफ वो हो गए ना कि कोऑर्डिनेट ये एटम जिनके साथ टच में है। टच में है जिनके, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें अब किस किस के ये टच में है, ठीक है? अब एक नया क्यूब बना देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, और तुमको सिर्फ वही चीज दिखाऊंगा जो तुम्हें दिखनी चाहिए, ठीक है? और बाकी नहीं दिखाऊंगा, बाकी मान लेना पड़े ही हैं। 6 होने चाहिए. 6. बेटा रुक जाओ, टिक जाओ, थम जाओ। ये देखो एक ही है, ये दिख गया एक, ये टच करेगा, Yes, sir, दिख गया. हाँ. एक ये टच करेगा, हाँ, एक उसके बैक साइड में. एक उसके बैक साइड वाला वो जो पीछे है। हाँ. ये 3 फेस निकल रहे हैं एक कॉर्नर से, ये एक फेस निकल रहा है, हाँ. ये एक दूसरा, और एक वो पीछे वाला, ये पीछे वाला तीसरा। तीसरा फेस। इसके अलावा कोई फेस का सेंटर नहीं टच करेगा इसको, या ये जो एटम होगा इस फेस के सेंटर पे ये थोड़ी टच कर रहा है इसको यार, जो 6 नहीं, वो नहीं कर रहा. 3 कर रहे हैं। आप अपने घर का जो कमरे, जिस कमरे में आप बैठे हो, आप उसका कॉर्नर वाले नहीं करने क्या? अभी रुको तो सही, आपने ही तो बोला है मेरे को। सबसे पहला डिस्टेंस क्या है? √2a/2 है। अच्छा, √2a/2 है. तो आप सिर्फ वही तो डिस्टेंस पे एटम्स देखोगे, आप हाँ, ए वाले क्यों देखोगे भाई? वो तो डिस्टेंस दूर ओके है, सर. समझे कि नहीं समझे? अरे सर मैं ए वाले भी देखने लग गया। हाँ, ए वाले हमने नहीं सारे देखने मिक्स थे। कर दिए. पहला पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने कि ए दूरी पर आप नहीं देखोगे, आप सिर्फ और सिर्फ √2a/2 दूरी पर देखोगे। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? हाँ Yes, सर sir. फिर तो 3 है। Yes. फिर तो 3 दिख गए, तेरे को 3 दिख गए, ठीक है? हाँ सर। अब Yes, सुन sir. मेरी बात, सुन सुन सुन, ये देख पीछे 3 दिख गए सबको, किसी को 3 नहीं दिखे तो बताओ। अगर जिसको 3 नहीं दिखे वो अपने घर के कमरे के कोने को देखो, उससे कितने फेस नजर आ रहे हैं आपको? 3 नजर आएंगे, तो 3 फेस के सेंटर उस पे टकराएंगे। किसी को नहीं दिखे तो मेरे को बता देना, मैं फिर दिखाऊंगा उसको, वरना मेरी तरफ से दिख गए सबको। अब सुनना आगे, आगे सुनने के लिए पीछे देखो, और इसको थोड़ा सा साइड करो जरा, इसको देखो सेंटर वाले को, ठीक है? आप बताओ, एक कॉर्नर वाला एटम ये जो बीच में पड़ा था, ये कितने क्यूब्स में जाता है? 8. ये कितने क्यूब्स में जाता है? 8 में? आप ही ने तो 8. मुझे बताया था। यस सर। और अब आप एक बात बताओ कि अगर अगर एक एटम जो कॉर्नर पे पड़ा था,
एक एटम कौन से वाला, कॉर्नर वाला, वो कितने फेस से टच हो रहा था, 3 फेस के एटम्स को टच कर रहा था। और ये कॉर्नर वाला एटम्स कितने क्यूब्स में जाता है, 8 क्यूब में जाता है। तो ये कॉर्नर वाला एटम जब 8 क्यूब में जाएगा इन 1 क्यूब, अब ये वाला एटम जब 8 क्यूब में जाएगा तो कितने को टच करेगा, 8 into 3 करना पड़ेगा, 24. 24। ये जिसको नहीं समझ में आया वो बताओ। मैंने कहा कॉर्नर वाला एटम 3 फेस के एटम को अगर टच करता है और अगर यही कॉर्नर वाला एटम 8 क्यूब में जाता है तो हर एक क्यूब में ये 3 ही तो फेस के एटम्स को टच करेगा, यस और नो। ये समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, क्लास में होता तो बढ़िया से चमकाता मैं तुम्हें। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और समझना है, इसलिए सेकंड स्टेप समझ में आना बड़ा जरूरी है। मुझे लग रहा है आ गया सबको समझ में। आ गया अब सर। आ गया सर। अब अगली बढ़िया बात सुनना। तो आपके हिसाब से 24 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, पर ये 24 12 होगा ना? 12 होगा ये। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो अब आपको फिर से पीछे देखना पड़ेगा इसके लिए। देखो आपने कहा था कि ये वाला एटम, सर ज्यादा घूम गया सर। आपने कहा था ये वाला एटम, ये वाला, भाई ध्यान से देखते रहो तोते उड़ जाएंगे वरना। ये कॉर्नर वाला एटम 8 में जा रहा है और आपने कहा ये रहा इसका बीच वाला जो फेस है, ये रहा, ठीक है, बीच वाला फेस ये रहा, एक बीच वाला फेस ये रहा और एक बीच वाला फेस वो 2 के पीछे वाली वॉल है, ठीक है। और आपने कहा मुझे अब ये वाला अगर क्यूब नंबर 2 में जा रहा है, ये कॉर्नर क्यूब नंबर 2 में जा रहा था, अब यही कॉर्नर अगर क्यूब नंबर 5 में जाता है, क्यूब नंबर 5 में जाता है तो 5 के लिए 2 वाली छत कॉमन है, 2 की छत, तो वो हाफ हाफ। 2 की छत और 5 की छत कॉमन है, बोलो यस और नो। यस सर। 2 की छत हो गई और 5 का ग्राउंड फ्लोर हो गया, ठीक है। 2 की छत हो गई और 5 का नीचे वाला पोर्शन हो गया, ये कॉमन है। अब सुनो सुनो, खत्म नहीं हुआ। 2 का फेस ये वाला और 1 का फेस भी कॉमन है, यस और नो। यस सर। यस यस सर। यस। 2 की बैक वॉल, यस। 2 की बैक वॉल और 4th क्यूब की फ्रंट वॉल कॉमन है, यस और नो। यस सर। यस सर। तो आपने इस कॉर्नर के लिए जितने टचिंग एटम्स काउंट कर लिए ना, वो ऑलरेडी 2 बार काउंट हो चुके हैं आपके हिसाब से, क्योंकि हर एक फेस कॉमन आ रहा है दूसरे क्यूब में। यस सर। तो आप गलती से एक एटम को 2 बार गिन चुके हो, तो आप अब क्या करोगे, हाफ कर आप देंगे। चुपचाप इस 24 को 2 से डिवाइड कर दोगे और आप कहोगे 12 एटम्स टच करेगा ये। कौन 12 एटम्स टच करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? √2a/2 डिस्टेंस है और कोऑर्डिनेशन नंबर है 12, नियरेस्ट नेबर है 12। क्या आपको समझ में आ गई? यस और नो का जवाब देना। इसको सिंपली आ गई ऐसे सर। नहीं कह सकते कि मतलब एक Yes, फेस 2 क्यूब में कॉमन है। रुक जाओ वंशिका, दोबारा बोलना बेटा, क्या नहीं कह सकते? इसको सिंपली ऐसे नहीं कह सकते कि एक फेस जो है वो 2 क्यूब में कॉमन है इसलिए डिवाइड बाय 2 करा है। हाँ, मतलब एक ही बात हो गई है जो हमने कही है, एक फेस 2 क्यूब्स में आ रहा है। पर आपको ये बात समझनी है, जिस एटम के लिए काउंट कर रहे थे हम, उसको कंसीडर में रखते हुए उस फेस के सेंटर पे एटम है। अब वो 2 बार काउंट कर लिया आपने, ऊपर और नीचे, तब जाके आप प्रॉपर एक एनालिसिस बना पाओगे। वरना हर बार फेस तो 2 में ही है, फेस तो कोई भी ले लो। अगर मैं आपसे बात करूं कि 2 के लिए आप ये वाला फेस ले लो, ये वाला फेस ले लो, पर इस पे एटम थोड़ी है, सही बात है। तो एटम जो टच कर रहे हैं, एटम्स जो टच कर रहे हैं उसका रेफरेंस देना बड़ा जरूरी है। समझ गए वंशिका जी? तो एटम्स जो टच कर रहे थे वो ये वाले थे, इन फेस के थे, ये वाले फेस के एटम्स टच कर रहे थे और वो कॉमन है, ठीक है। चलो आ गई सब लोगों को बात समझ में?
12 नंबर है, पेपर में आता है ये कई बार और वहां पे निकलता नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। तो आपको लगभग याद होता है, समझ में आना एक बात है और फिर उसको याद रखना एक बात है। तो आप पहले समझोगे और फिर उसको याद रख लोगे। समझ में आ गई बात? वहां समझने नहीं बैठना है कि हमने ऐसे ऐसे किया था। इन एनी केस भूल जाते हो तब ये ट्रिक काम आ जाएगी कि सोचने बैठ रहे हो, वरना बहुत टाइम निकल जाएगा, टाइम थोड़ी वेस्ट करना। क्या आपको बात समझ में आ गई? यस सर। नेक्स्ट Yes, sir. डिस्टेंस क्या होगा? कोई मुझे बताएगा नेक्स्ट डिस्टेंस sir? क्या होगा? ए डिस्टेंस पे देखेंगे सर। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा अगर खाली डिस्टेंस होगा। निकालना हो तो आपको? ए ए होगा, राइट? Yes. ये √3a। बेटा सुन मेरी अभी बात, a/√2 था ना। दो है ना, एक नहीं तो पता यहाँ पड़ा सर। हुआ है, एक तो यहाँ पड़ा हुआ है, एक ये बॉडी सेंटर वाला पड़ा हुआ है। तो एक ये बॉडी सेंटर वाला और एक ये कॉर्नर वाला, तो दो डिस्टेंस हो गए ना, ए और √3a। तो √3a तो बड़ा डिस्टेंस है, ए छोटा डिस्टेंस है, तो अगला नेबर कौन होगा? अगला ए पे होगा, और फिर उसका अगला कौन सा होगा? √3 पे होगा, ठीक है। ए वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? और √2a कब होगा सर? 6 था। अच्छा याद आया? कर लिए। ए वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल चुके हैं हम, क्या आपको याद आया? यस सर 6 मतलब सर ये कर क्या रहे हैं हम सर? ये हम ये पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सबसे पहला पड़ोसी। तो हमने काव्य किया, एक एटम को पकड़ लिया और इसका पड़ोसी देखना चालू किया, तो हमें पता लगा कि वो तो यार √2a/2 डिस्टेंस पर है। अब कितना है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर एक यूनिट सेल के हिसाब से, ठीक है। मतलब सर जितने को टच कर रहा है वो किस किस अलग अलग डिस्टेंस को निकालेंगे? एक यूनिट सेल के हिसाब से मत बोलो, कितना है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, बस इतना ही बोलो कि कितने एटम्स उसको टच कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। काव्य समझ में आई कि नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग? अरे भाई इसमें सब अलग अलग डिस्टेंस पे क्यों निकाल रहे हैं सर? क्वेश्चन बना रहे हैं अलग अलग, इसलिए कर रहे हैं, वेले हैं हम, समझ गया? क्वेश्चन बन गया ना, देख देख क्वेश्चन बन गया कि √2a/2 डिस्टेंस पे कितने हैं भाई, तूने क्या बाना है भाई। अब मैंने कहा यार एक काम कर, थोड़ा सा और मुश्किल देना चाहा मैंने कहा एक काम कर, उसके अगले के अगला पड़ोसी बता, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर बता, n³ बता, ठीक है ना, n³ बता। तो तूने कहा पहले तो डिस्टेंस देख लेता हूं मैं, क्योंकि डिस्टेंस देखे बिना तो आपको समझ में आएगा नहीं कितनी दूरी पर है। तो आपने डिस्टेंस देखा और आपने कहा यार a डिस्टेंस है, फिर आपने a डिस्टेंस पर निकाला कोऑर्डिनेशन नंबर, समझे कि नहीं समझे? फिर आपने और थोड़ा सा दिमाग घुसाया, तो आपने कहा यार नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी देख लेता हूं मैं कितना आ रहा है, समझ में आई क्या? तो आपने कहा यार अब √3a पे होगा। सर ये √2a कब आएगा सर? √2a कब आएगा? कौन पूछ रहा है ये? आर्यन। आर्यन √2a क्यों आएगा भाई? जब वो distance में √2a/2 नहीं आ है। गया, जब अच्छा, वो √2a/2 हाफ था ना। बेटा, तो फेस का सेंटर तो काउंट कर ही लिया, आइटम में थोड़ी पूरी कर रहे हैं कि मैंने तो √2a भी सुना है जी, √2a भी कोई आइटम होती है तो ये भी आनी चाहिए। ये गेम थोड़ी खेल रहे हैं ठीक है, मजे थोड़ी ले रहे हैं यहाँ। अगर फेस के सेंटर वाला काउंट हो चुका है ऑलरेडी तो दोबारा क्यों करेंगे भाई, ठीक है। ओके सर। हाँ, √2a तो बेटा फेस का पूरा ये होता है, फेस का डायगोनल का लेंथ होता है √2a। तो हम तो फेस के एटम से डिस्टेंस निकाल रहे थे। ओ भाई ये टॉपिक थोड़ा सा अजीब है पर समझ में आना चाहिए। क्या आपको समझ में आ गया? हाँ Yes, सर आ sir. गया। अच्छा एक बात बताओ, चलो समझ में आ गया तो बताओ एम्प्टी स्पेस कितना होगा इसमें, परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस 26। कैसे निकालोगे? 100 - 74। 100 - 74, 26%। ये भी बात याद रख लोगे कि अगर भरा हुआ 74 था तो एम्प्टी 26 है। मैं एक एक बात करवा रहा हूँ आपको, एक एक बात, तो आपको आनी चाहिए वो एक एक बात, ठीक है समझ में? अब सुनना जरा ध्यान से, सुनते रहो ध्यान से, मजे आते रहेंगे तुमको। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ गए। नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब मैं सिर्फ आपसे चीजें पूछूंगा और आपने मुझे सब कुछ बताना है।
मैं आपको बहुत करवा चुका हूँ, थोड़ी बारी आपकी है। बॉडी सेंटर क्यूबिक, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एटम्स कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड है। बॉडी सेंटर क्यूबिक एक नए टाइप का सिस्टम है। जैसे सबसे पहले सिस्टम किया था हमने सिंपल क्यूबिक, जिसमें एटम्स खाली कॉर्नर्स पे थे, तो वो प्रिमिटिव में आ गया था। फिर हमने किया कौन सा किया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसमें एटम्स कॉर्नर्स पे तो थे ही, साथ साथ कहाँ पे थे, फेस के सेंटर पे थे। तीसरा सिस्टम पढ़ने जा रहे हो आप लोग, तीसरा, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। कॉर्नर्स पे तो हैं ही, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, हमेशा हमेशा होंगे, पर इस बार एक एटम बीचों बीच होगा, सेंटर में होगा, एक एटम पूरे सेंटर पे होगा। अब आप मुझे बताओ इसमें Z कितना होगा? कॉर्नर वाले 2 एटम होगा का सर। कंट्रीब्यूशन सर 2 होगा। 2 होगा। 2 होगा सर। कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 8 into 1/8 8 into 1/8 +1 +1, क्योंकि ये किसी में भी शेयर नहीं हो रहा, ये पूरा का पूरा बीच में है, एकदम मजे कर रहा है बीच में, तो Z कितना हो गया? 2 हो गया। अगर आप देख पा रहे हो, अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे ये फोटो जो है वो रखी हुई है हमने, इसको बढ़ा देते हैं और इसको देखो जरा ध्यान से इसको, ठीक है, ये फेस सेंटर वाला है, और अगर इसको देखो ध्यान से तो ये बॉडी सेंटर वाला होगा। ये गलत बन गई लाइन भाई, ये नहीं चमक पाएगा आपको यहाँ से, ये फोटो बकवास हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, नई फोटो दिखाएंगे आपको। आपको यहाँ से समझ में आ गया था ना, एनालाइज कर लोगे, थोड़ा सा फीलिंग ले लोगे ना इसकी, ठीक है। यस सर। दूसरी फोटो ही बना देता हूँ मैं आपको और समझाने के लिए, ये लो। ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो। सुनो, एक कहानी, एक एटम ये बैठा कॉर्नर पे, एक एटम ये बैठा कॉर्नर पे, ये तो बहुत ही गलत हो गया यार। एक ये बैठा, ये टच कर रहा है भाई इनको, अंदर बैठा हुआ है ये, ठीक है, बहुत ही बड़ा बन गया ये, पर ये तीनों बराबर है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आप मुझे ये Yes, बताओ, sir. आप मुझे ये बताओ कि ये वाला डायगोनल कितना, इसका लेंथ कितना बताया था मैंने आपको बॉडी डायगोनल का? सर जागृत को एंट्री दे देना सर, वो नई 238. डिवाइस से कर रहा है एंटर। अच्छा, जागृत को एंट्री दे देते हैं, राइट। ये बहुत लीव करना ज्वाइन करने वाला बड़ा मसला है। 6 बज गए हैं पूरे, है ना, आज क्लास लेट स्टार्ट करी थी हमने। सुनो भाई सुनो, अच्छा संडे थोड़ा सा लंबा खींच देंगे लेक्चर, ठीक है। आज क्या डे है अपना? सर संडे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास होती है ना। हाँ, क्वेश्चंस ही करवाऊंगा मैं संडे को, भूमिका क्वेश्चंस ही करवाऊंगा मैक्सिमम। मैं सिर्फ एक जो अधूरा टॉपिक, जैसे आज की क्लास में मुझे लगता है ये टॉपिक अधूरा रहने वाला है, ठीक है, तो जैसे ये वाला टॉपिक करवा के फिर संडे को क्वेश्चंस ही हैं। आज क्या डे है अभी? फ्राइडे है आज? थर्सडे सर। थर्सडे है सर। अभी तो सैटरडे भी क्लास है। अच्छा ठीक है, परसों है। संडे क्वेश्चंस ही होंगे भाई, ये परसों है ना अभी तो, ठीक है। चलो देखो भाई, बस ये लास्ट बता दो, उसके बाद फिर अगली क्लास में ही बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की और भी क्लास होगी, फिर वो डिस्टर्ब होती है, ठीक है। देखो ऐसा है कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना था ग्रीन वाला, बॉडी डायगोनल कितना लंबा था? √3, और R कितने होंगे इस पे? एक तो ये होगा, 4 इसके 2 R होंगे और इसका 1 R होगा, तो 4R इज इक्वल टू √3A, A इज इक्वल टू 4R बाय √3। पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी होगी तो फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला पुराना ही है, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। Z कितना निकाला? 2 निकाला। वॉल्यूम ऑफ वन एटम 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे आप लोग? डिवाइड बाय A क्यूब, डिवाइड बाय A क्यूब, और A और R का रिलेशन पुट करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 68%। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? रिलेशन पुट नहीं करोगे। 4R कैसे हुआ? 4R कैसे हुआ? राइट, देखो ये वाला एटम, ये एटम ऊपर वाली पिक्चर में,
ये सेंटर वाला एटम और ये कॉर्नर वाला एटम जो बॉडी डायगोनल पे है, ये तीनों आपस में टच करते दिख रहे हैं नीचे वाली फोटो में, क्योंकि मैंने बॉडी डायगोनल दिखाई है, √3 है, तो बॉडी डायगोनल पे 3 टच कर रहे हैं, ठीक है। और ये बॉडी डायगोनल होती है √3 है, और 3 एटम्स आ रहे हैं, आधा ये बाहर निकल रहा है, आधा ये बाहर निकल रहा है, और वो पूरा अंदर ही है, तो उसके दोनों आर, इसका एक आर और इसका भी एक आर, तो टोटल डिस्टेंस आर की टर्म्स में कितना हो गया, 4r। क्या आपको ये बात 4r, ठीक है। ठीक है, तो 4r हाँ जी। 4r इज इक्वल टू √3 को आप यहाँ पुट करोगे, r³ से r³ कैंसिल करोगे, जो भी चीज और कैंसिल होती है उसको कैंसिल करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 68% आपका आंसर आ जाएगा। ये पैकिंग एफिशिएंसी है, इसको 100 में से माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 32%। 32। आपका एम्प्टी स्पेस आ जाएगा। आज के लिए करेंगे इतना ही। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आसान है, वो करेंगे अगली क्लास में। और फिर जो बचे हुए कोऑर्डिनेशन नंबर बचे हुए, ये जो मैंने आपको एक एक दो दो जगह छुड़वाई है, नियरेस्ट नेबर वाली एक एक दो दो जगह जो छुड़वाई है, वो मैं लास्ट क्लास में, अगली क्लास में फिल करवा दूंगा, ठीक है, वहां पे क्या क्या नंबर है। ओके सर। तो अभी के लिए आप लोग क्या करोगे कि अपने नोट्स अच्छे से बनाने हैं इस चैप्टर के, बढ़िया से। और मैं ये वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ पहले, क्योंकि हमारी जितनी रिकॉर्डिंग होनी थी वो हो चुकी है, राइट। स्क्रीन शेयरिंग मैंने स्टॉप कर दी है और रिकॉर्डिंग भी मैं रोक देता हूँ।